नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे। क्वारंटाइन का जितने भी नियम हैं, जितने भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे और अपने परिवार वालों का अच्छी तरीके से ख्याल भी रखते होंगे। तो चलिए आज नई वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही बार बताया था अपने पिछले वीडियो की सीरीज़ में कि मैं न्यूबॉर्न के बारे में, नवजात शिशुओं के बारे में सीरीज़ बना रहा हूँ। मैं उसमें से कम 3 वीडियो पिछले ही दिन अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों से उस वीडियो के मार्फत से कुछ बहुत बेसिक नॉलेज और इम्पोर्टेंट नॉलेज, बेसिक है मगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक कॉमन पीपल के लिए फाइंड आउट करने के लिए वो आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी के संदर्भ में वीडियो को आगे आगे बढ़ाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि हर एक मदर, हर एक गार्जियन फेस करते हैं न्यूबॉर्न में। वो जनरली 0 to 28 डेज़, उसको चाहे आप न्यूनेट ले लें या 28 डेज से वो ज़्यादा हो जाए, इन्फेंट ले लें मगर बिलो 1 ईयर ले लें। बहुत सारे गार्जियन कंप्लेन करते हैं अपनी फैमिली फिजिशियन को या अपने पीडियाट्रिशियन को, अगर उनके अपने बच्चे को दिखाने जाए कि मेरा बच्चा का फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, मतलब वो टॉयलेट कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो डॉक्टर फैमिली फिजिशियन उनसे पूछते हैं कि कितनी बार कर रहा है, 10 बार, 12 बार। अगर वो बोलते हैं कि नहीं 15 बार, 16 बार, तो ऐसे में एक एडल्ट के साथ एक नवजात शिशु का फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल अगर हम कंपैरिजन करने लगे तो इसमें सोचना, इसमें व्यतीत होना, इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ होना या सोचना कि कब पीडियाट्रिशियन के पास इसको लेकर जाए और कुछ उचित मैसेज लेकर आए, एडवाइस लेकर आए, ये बहुत ही आम बात है। मगर मैं आप लोगों से इस वीडियो के मार्फत से ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों में इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ही कॉमन बात है। इसमें घबराने की बात थोड़ी भी नहीं है। अगर कोई भी नियोनेट हो या इन्फेंट हो, नियोनेट में हमेशा बोल रहा हूँ 0 to 28 डेज, और उससे बड़े वाले बच्चे अगर 12 बार, 13 बार, 14 बार भी स्टूल का फ्रीक्वेंसी अगर उन लोगों का हो रहा है तो उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग डिहाइड्रेट नहीं होंगे। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि इंटेस्टाइन का जितने भी एक पैथोफिजियोलॉजी होता है, एक इंटेस्टाइन का एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है, वो नियोनेट में डेवलप करने के लिए थोड़ा बहुत समय लगता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का काम हो गया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस हो गया। तो इन सब में एक नियोनेट में डेवलप होने के लिए एज़ कम्पेयर टू एडल्ट का तो पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका होता है, मगर नियोनेट के संदर्भ में डेवलप होने के लिए ये कुछ वक्त लगता है। इसीलिए इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल होना वो भी कॉमन बात है। और इसके साथ एक और बात मैं जोड़ दूँ, स्टूल 2-3 दिन तक ना होना वो भी कॉमन ही बात है। ठीक है, स्टूल अगर आपके बच्चे को 2-3 दिन तक नहीं हो रही है तो ये मत समझिए कि मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या कोई तकलीफ़ है, कुछ खराबी है। हाँ, मगर इसके साथ अगर एसोसिएटेड क्लिनिकल फाइंडिंग कुछ जुड़ जाए तो उसमें सोचने वाली बात है। जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो की सीरीज़ में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर बच्चे का मान लीजिए इस इंक्रीज फ्रिक्वेंसी स्टूल है मगर बच्चे अच्छी तरीके से फीडिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं है। मतलब डिहाइड्रेशन कैसे पता करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, डायपर जब भी आप निकाल के फेंकेंगे तो जो डिस्कार्डेड डायपर होते हैं वो वेट अगर हुए, इसका मतलब यूरिन अच्छी तरीके से आया है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन वहाँ पर नहीं है। बच्चे के जब वो रो रहा है तो उसके आँख से आंसू आ रहे हैं, उसका माउथ जो है, बकल सरफेस जो है वो ड्राई नहीं है, थूक अच्छी तरीके से वहाँ पर है, तो समझ लीजिए कि बच्चा डिहाइड्रेशन नहीं है। इसमें तकलीफ़ करने की, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं होती है इसमें। इसलिए इस संदर्भ में इस मामले को ज़्यादा मत सोचिए। मगर दूसरे क्लिनिकल सिनारियो में अगर बच्चे को 2-3 दिन तक स्टूल नहीं हो रहा है वो भी कम है, मगर अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, 4-5 दिन हो गए स्टूल नहीं हुआ है, बच्चा दूध पी तो रहा है मगर बच्चे का पेट जो है वो भी फूल रहा है और स्टूल भी नहीं हो रहा है, बच्चा अच्छे तरीके से दूध भी नहीं पी रहा है और उसमें क्या है, स्टोमक एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये एब्डोमिनल का साइज़ भी बढ़ रहा है। इसका मतलब समझिए कि बच्चे को तकलीफ़ है, उसमें जिया इन्फेक्शन हो सकती है। और वो नवजात शिशु में एक बहुत ही कॉमन है, एक जो बोला जाता है नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, एक बीमारी होती है जो कि नवजात शिशु में कॉमन होती है, इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और एक और होता है इंटुससेप्शन हम लोग जिसे बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें भी बच्चे का फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल नहीं होता है, मतलब बहुत ही मिनिमल हो जाता है, घट जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर बच्चे का आपका एक दिन में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी स्टूल 12-13 बार हो रहा है, उसमें घबराने की बात नहीं है। अंटिल अनलेस बच्चे अच्छे तरीके से माँ का स्तनपान कर रहा है, अच्छे तरीके से रो रहा है, प्लेफुल है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे 2-3 दिन तक स्टूल नहीं कर रहे हैं मगर उसका एब्डोमेन नहीं फूला हुआ है, वो दूध अच्छे तरीके से पी रहा है और 2-3 दिन के बाद स्टूल थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा है तो वो भी, उसमें घबराने वाली बात कोई भी नहीं होती है। इसलिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी सी चीज़ें हैं मगर बहुत सारे गार्जियन ये बात सोच के भी घबरा जाते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। इसलिए ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके संदर्भ में आपको कोई भी कमेंट हो या कोई भी सवाल आप लोगों को समझ में ना आए या पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का जितना भी कन्फ्यूज़न वो दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।